Hey everyone, I hope you are doing well and today we will discuss about chapter 1 और मैं ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ सोशियोलॉजी के। और फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। सो लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने प्लुरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज एंड अमंग सोसाइटी। सो प्लुरैलिटी का मतलब है, सपोज करो जैसे अब यहाँ पे बात आती है उसमें कि सोसाइटी में क्या है। सपोज करो कि हमारी सोसाइटी में कोई पंजाब से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई केरला, साउथ इंडिया के जो भी साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, तो उसमें पता चलता है कि बंदा नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, लेकिन वो उसका जो ओरिजिन है या जो लिंग्विस्टिक चेंजेस हैं, उसके लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, तमिलियन है या फिर उड़िया है जो उड़ीसा के साइड रहते हैं, तो ये सारे जो भी चेंजेस हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, सो जो लिंग्विस्टिक रूट्स हैं, जो केरलाइट्स हैं या फिर तमिलनाडु में, तो ये जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि आप कहाँ से हो। तो इसी में आर सोसाइटी में मीन इंडियन सोसाइटी और रूट का पता चलता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ है। सोसाइटी में मीन इंडियन सोसाइटी और बट वी when amongst fellow Indians we may use the term our society। अब जैसे आपने देखा होगा कि दो डिफरेंट स्टेट्स के जो कस्टम्स हैं वो अलग अलग है। तो अब केरला वाला अगर नॉर्थ इंडिया में आके बोलता है तो वो बोलेगा कि हमारी सोसाइटी में ऐसा है। यूपी में जो भी कल्चर चलता है या कस्टम चलते हैं, यूपी वाला बोलेगा हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। सो इट इज हैविंग द प्लुरैलिटी कि उसकी स्पेसिफिकेशन है अलग अलग। सेम इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी और इथनिक कम्युनिटी, रिलीजन और कास्ट एंड ट्राइबल सोसाइटी। तो ये इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ये आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ दैट। और उसके अलावा अमर्त्य सेन की जो डेफिनेशन थी, आई ऑलरेडी डिस्कस दैट एज वेल। सो आई थिंक आपने वो क्लास देखी होगी। सो आप सीक्वेंस में देखो, बिकॉज ऑप्शनल को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हो। दिस इज द सब्जेक्ट विच विल सेल यू थ्रू दिस एग्जाम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करो। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो भी हंगर इंडेक्स है और उसके बारे में जो भी हंगर से इतना ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, सोसाइटल जो चेंजेस हैं, सो इट वाज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। अब सोशियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था, इट इज़ ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड बाय मी। तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे। सोशियोलॉजी इन कॉमन सेंस। सो सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी का तो मतलब आपको पता ऑलरेडी चल गया है। वी हैव सीन हाउ सोशियोलॉजी नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन। अब कॉमन सेंस का मतलब क्या है? कॉमन सेंस में हमने बहुत सारे नोशन सोसाइटी में देखे होंगे। जैसे लड़कियां हमेशा सूट सलवार ही पहनती हैं, साड़ियां पहनती हैं। जिसकी शादी हो जाती है वो लड़की जनरली साड़ी ही पहने, गांव में ऐसा बोला जाता है। और उसके अलावा फीमेल्स को घर का कामकाज देखना चाहिए। बाहर जाने की बहुत सारे अभी भी सोसाइटी में ऐसी जगह हैं जो बाहर जाने की जो है परमिशन नहीं होती है। हरियाणा में आप देख सकते हो ये जो काफ़ी जो, और राजस्थान में अभी भी जो पर्दा सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है अभी भी। सो इट डिपेंड्स ऑन। तो कॉमन सेंस में कि अरे आपको ये नहीं पता ऐसा होता है, अरे हिंदुओं में लड़कियां सफेद कपड़े थोड़ी पहनती है, शादी के टाइम पे रेड कलर का लहंगा या इस टाइप के आउटफिट्स पहनते हैं। तो दिस इज लाइक द कॉमन सेंस। और जो भी ऑब्जर्वेशन है आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है और जो नॉर्म्स बने हुए हैं वो आपको नहीं पता किसने बोले थे, क्यों बोले थे, बट हाँ वो आपको ये जो चीजें हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफर हो रही हैं। और जैसे बोलते हैं कि जो आपकी दादी होंगी उन्होंने आपकी मम्मी को चीज़ें सिखाई होंगी, आपकी मम्मी आपकी जो कमिंग रिलेशंस होंगे, भाई भाभी वगैरह, उनको सिखाएंगी। या सिमिलरली अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी मदर इन लॉ ने आपको सिखाया होगा, आपकी मदर इन लॉ की मदर इन लॉ ने उनको सिखाया होगा। तो ये जो है एक चेन प्रोसेस होती है। सो दिस इज लाइक मोर ओवर इट इज द कॉमन सेंस जो कि सोसाइटी में बोला जाता है। अब बात करते हैं लाइकवाइज सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि सोशियोलॉजी में आप मेनली फैक्ट्स पे बात करते हो और उसके अलावा जो भी डेटा अवेलेबल होता है, जैसे बहुत सारे जो भी सोशियोलॉजिस्ट थे, चाहे कार्ल मार्क्स हो, इमैनुएल डर्कहाइम हो या फिर मैक्स वेबर हो या आर के मर्टन हो, तो जो भी सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने
जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं सोसाइटी में, जो रिसर्च मेथड्स हैं, उनको यूज करके फिर साइंस सोशियोलॉजी को ऑब्जर्व किया। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कॉमन सेंस की बात करोगे तो जो प्रेजेंट है सोसाइटी में कॉमन सेंस, तो वो एक अलग ही सिनेरियो होता है। तो वो एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि वो प्रेजेंट है सोसाइटी में और लोग उसको फॉलो करते हैं, दैट इज कॉमन सेंस, जो कि नहीं पता किसने शुरू किया था, क्यों शुरू किया था, और ये सोसाइटी में हम लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं। चाहे किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को ले लो, अब अगस्त कॉम्ते को ले लो, हर्बर्ट स्पेंसर को ले लो, मीड को ले लो, मिल को ले लो, तो ये सारी चीजें हैं। सोशियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन दी डर्काइम ने। और उसके अलावा अगर कार्ल मैनेटन he divides sociology into two main sections, systematic and general sociology, तो ये सारी चीजें आती हैं। अब naturalistic and individualistic explanation, naturally मतलब हुआ यहाँ पे, so the common sense explanations are generally based on what may be called naturalistic and individualistic explanation। अब नेचुरलिस्टिक में क्या होगा कि सपोज करो आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा रात हो गई है, एज अ गर्ल रात हो गई है, बाहर मत जाओ, ठीक है। वहीं आपका भाई है, वो आराम से जा सकता है, कोई उसको नहीं बोला जाता, बस हाँ आपकी मम्मी फॉर अ कंसर्न बोल देती हैं कि बेटा थोड़ा जल्दी आना, ठीक है। बट बीइंग अ गर्ल आपको स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि रात नहीं होनी चाहिए, रात से पहले आपको घर वापस आना ही आना है। सो दिस इज द नेचुरलिस्टिक थिंग। अब अगर इंडिविजुअलिस्टिक की बात करें, आपको बीइंग अ फीमेल आपको एनसीआर में जाना है, आपको जॉब करनी है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द कॉमन सेंस, बिकॉज कॉमन सेंस अगर मेनली फोकस करें, द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरैक्शन। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉमन सेंस? और कॉमन सेंस मेनली एक डेली रूटीन है, स्टीरियोटाइप बोल सकते हो कि जो समाज में चल रहा है वो है, या फिर एवरीडे एक्टिविटीज हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, सोसाइटी के जो बिलीव है या थिंकिंग है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। So naturalistic explanation, the behavior rests on the assumption that one can really identify natural reason for the behavior, and sociology thus break away from both common sense observations and ideas as well as the philosophical thoughts. It doesn't always or even generally lead to the spectacular results, but meaningful and unsuspected connections can be reached only by the shifting thought masses of the connections. अब सिंपल सी टर्म में बात बताती हूँ मैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या फिर बहुत सारी जो जनता है वो क्या सोचती है उसके बारे में इंटरकनेक्शन बोल सकते हो, या फिर मीनिंगफुल कुछ चीजें हैं। इट डजंट ऑलवेज और इवन जनरली लीड टू द स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट्स, या बहुत सही बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। जैसे बहुत सारे जो कॉमन सेंस बोलता है कि भगवान ने हमें बनाया है, बट ऑन द अदर साइड एमाइले डर्काइम एज अ सोशियोलॉजिस्ट वो बोलते हैं कि आदमी ने धर्म को बनाया है ताकि एक प्रॉपर जो है सिस्टम बन सके सोसाइटी में, और एक इंसान बना रहे। ये सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से है। ग्रेट एडवांटेज इन द सोशियोलॉजिकल नॉलेज हैव बीन मेड जनरली incrementally and only rarely by a dramatic breakthrough. Sociology has a body of concept, method and data. तो सोशियोलॉजी तो सिंपल बताते हैं सोशियोलॉजिस्ट, क्योंकि उनका जो आप सोसाइटी को स्टडी करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है एज अ कॉमन मैन, या हम लोग जो सोचते हैं, जो हम चीज़ें रिलाई करते हैं, जो चीज़ हम फॉलो करते हैं, दैट इज द कॉमन सेंस. दिस कांट बी सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉमन सेंस in unreflective sense. It doesn't question its own origin. कहाँ से आया है ये जो नोशन है, कहाँ से नहीं आया. So this is only the difference which is mentioned here, naturalistic and sociological. People, अब पॉवर्टी के बारे में एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें. You know why I am explaining it so much? Because जब आप हम चैप्टर जो पेपर 1 करेंगे तो ये सारी चीजें
चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाएंगी और ये एक्सप्लेनेशन आपको जब आप ये पूरा पढ़ लोगे चैप्टर तो आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आएंगी। तो जब आपने टाइम को बचाने के लिए ये जो वीडियोस हैं 2 बार देखो आप। और मैंने ऑल्दो पीपीटी भी बनवा सकती थी मैं किसी से, या मैं खुद भी बना सकती थी, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट ही करना था, बट ये चीज़ है कि बुक क्योंकि आपके पास रहेगी, जस्ट एक्सप्लेनेशन आप समझो कि क्या है ये जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करो जब आप जो है प्रॉपर टेक्स्ट पढ़ोगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप करने से बेटर है कि आप इसको डबल की स्पीड में एक बार पहले देखो, फिर उसके बाद रिवीजन के लिए दूसरी बार देखो, तो आपको बुक के साथ समझ में आ जाएगा कि बुक में एक्चुअली है क्या। पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, केम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज एंड अनेबल टू budget properly, suffer from low intelligence and shiftlessness। अब ये नेचुरलिस्टिक व्यू है, लोग बोलते हैं गरीब को देख के, अरे काम नहीं करना चाहता होगा, काम चोर होगा, ठीक है, इसकी फैमिली खराब है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, या फिर इंटेलिजेंस ही कम है, या फिर बजट अच्छे से नहीं बना के रखते। तो ये नेचुरलिस्टिक थॉट प्रोसेस बोला जाता है कि लोग ऐसा बोलते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे, कॉन्टेम्परेरी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द इनइक्वालिटी इन क्लास और सोसाइटी। अब सोशियोलॉजिस्ट ने क्योंकि स्टडी करी है सोसाइटी को, तो वो बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है, कि किसी के पास कुछ रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास कुछ कम है, किसी के पास जमीन है, कोई कैपिटल से गेन कर रहा है, या किसी के पास फैक्ट्रीज हैं। Apart from this society and it experienced by those who suffer from chronic irregularity of work and low wages, it is said by Jayaram in 1987 में ये चीज बोली गई थी कि इनइक्वालिटी है और इसका जो भी कनेक्शन है तो उसकी वजह से पॉवर्टी होती है। जरूरी नहीं है ना कि आपने देखा होगा अनटचेबल्स हैं, उनके पास जब उनको स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी नहीं थी, करंट सिनेरियो में भी जो दलित्स हैं या जो SC/ST हैं कम्युनिटी, तो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे सोसाइटी में कि वो किसी तरह से उनकी एक फैमिली या एक जनरेशन ने मेहनत करी तो वो थोड़े से ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गए हैं, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो ये जो दबा कुचला तबका है या डाउन रिडन सेक्शन है, वो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। सो दैट इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दे हैव रिटन अ लॉट on the caste system, on the tribal system and inequality, purity का concept, impurity concept, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। Unsuspected connections, अब ये चीज क्या है? In many societies, including in many parts of India, the line of descent and inheritance passes from father to son। एक आपने देखा होगा कि फादर से और फिर सन में जो भी इनहेरिटेंस पास होती है या डिसेंट पास होता है, अदर देन लाइक फीमेल से नहीं होता, तो क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। दिस इज अंडरस्टूड एज अ पेट्रियार्कल सिस्टम या फिर पेट्रीलिनियल सिस्टम, कीपिंग इन माइंड दैट वुमेन टेंड नॉट टू गेट प्रॉपर्टी राइट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द aftermath of the Kargil war decides that the financial compensation for the death of Indian soldiers should be go to their widows so that they were provided for. The government had certainly not anticipated the unintended consequences of this decision. This lead to many forced marriages of the widows with their brother-in-law, husband's brother, or they were. In some cases, the brother-in-law then husband was a young child and the sister-in-law then wife a young woman. This was to ensure that the compensation remained with the deceased man's patrilineal family. And पूरा मैं आपको क्रक्स बताती हूँ कि जब इंडियन सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है या फिर मेल डोमिनेटिंग बोला जाता है, ठीक है, उसमें जो भी डिसेंट होता है या जो आपका सरनेम होता है वो फादर का ही लगता है। अभी भी ये चल रहा है, ठीक है। कुछ एरियाज को छोड़ के, जैसे मेघालय की कुछ ट्राइब्स हैं या एक दो जो शायद उड़ीसा में एक दो जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रीलिनियल की जगह मेट्रीलिनियल सोसाइटी है या मेटरनल से डिसेंट जाता है हायरार्किकली टू देयर किड्स, बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। सो ये पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है कि कारगिल वॉर में क्या होता है कि जब जो भी यंग
शहीद होते हैं तो उनके बाद उनकी जो विडोज होती हैं काफ़ी यंग एज में, क्योंकि वैसे भी आर्मी में जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसमें होता था कि उसकी विडो है तो जो भी कॉम्पनसेशन दिया जाता था विडो को दिया जाता था, ताकि ये हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। अगर बच्चे हैं तो उनको आराम से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके और अच्छा बैक सपोर्ट मिल जाए अगर जो भी फंड्स वगैरह मिलते हैं। अब ऑन द अदर साइड ये जो डिसीजन हुआ उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए। बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि जो शहीद हैं, जो सोल्जर थे, उसके भाई से उसकी वाइफ का जो है मैरिज करवा दी, या फिर फोर्सफुल मैरिज हुई, जिससे कि जो भी फंड वगैरह मिला था, जो कॉम्पनसेशन मिला है, वो उसी फैमिली के पास रहे। और ये पूरा जो भी सोसाइटल आप कह सकते हो पेरीफेरी थी, तो ये चीजें देखी गई। So this is the explanation which is given here. So that is showing that the patrilineal society is present here. And can you think of this unintended consequence of a social action or a state measure? तो ये चीजें आपको नहीं पता चलेंगी, बट सोसाइटी में ऐसा होता है। और ये कॉमन सेंस की वजह से भी आपको होगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। बोला जाता था कि हाँ देवर के साथ शादी हो सकती है, एंड सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी है। सो साइंटिफिक प्रोसीजर्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली इफ वी गो बैक इन द टाइम एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सिचुएशन विद इन विच द सोशोलॉजिकल perspective emerged as a sociology was greatly influenced by the great development in modern society. Let us bring a very brief look at what intellectual ideas went into the making of sociology. अब इस पैराग्राफ का मैं आपको सिंपल सा टर्म बताती हूँ कि जब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स का रूल रहा है यहाँ पे, इंडियंस को वो कुछ नहीं समझते थे। वो कहते थे कि इंडियंस गंवारे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है और इन्होंने ही तो अपनी बागडोर दी। ये खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर राज करो। ये हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ये चीजें बोली जाती हैं। बहुत सारे फैकल्टीज भी बताते हैं कि इस तरीके का बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंट थे उसमें ऐसा बोला जाता है। बट इंडियन सोसाइटी का भी बहुत सारा, इंडियन सोसाइटी इज influenced by the modern society and एक डिफरेंट ब्रीफ आउटलुक है। बट द ग्रेट डेवलपमेंट मॉडर्न साइंस की वजह से जो भी इन्फ्लुएंस हुआ, जो भी चेंजेस हुए, और उसकी वजह से दैट इज लाइक द डिसीजन मेकर्स और सोशियोलॉजिस्ट ने ये चीज़ें समझी कि किस तरीके से यहाँ पे चेंज हुआ। क्योंकि अभी हम यूरोपियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, सोशियोलॉजी से जो सोशियोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव है वो देखते हैं। Now the intellectual ideas what went into the making of the sociology. तो सोशियोलॉजी का जो मेकिंग था, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर एंड कार्ल मार्क्स। अगस्त कॉम्टे was the father of sociology and influenced by the scientific theories of natural evolution, finding about pre-modern societies made by early travelers, colonial administration, and the sociologist, social anthropologists sort in categories societies into types and distinguish stages in several development. अब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जो अर्ली मैन था वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, 15th सेंचुरी से पहले की बात करें या उससे भी पहले की बात करते हैं, हंटर गैदरर। सोशियोलॉजी में जैसे अब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात करो, G.S. घुरे, ही इज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी और इंडोलॉजी। और उसके बाद अगर ओवरऑल सोशियोलॉजी की यूरोपियन पर्सपेक्टिव से या फिर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बात करो, अगस्त कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड आफ्टर दैट एमिली डर्कहाइम। तो ये चीज़ें होती है कि ट्रैवलर्स के अकाउंट से जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लिखे हैं उनके बेसिस पे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बेसिस पे सोशियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजीज के मैन मेड जो चीज़ें हैं उसकी वजह से, या फिर जो कैटेगरीज देखी हैं सोसाइटी में उसकी वजह से। तो ये जो भी सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ या स्टेजेस हुई वो डिफरेंट सेगमेंटेशंस हैं अर्ली मैन से अभी तक की सोसाइटी में जो भी चेंजेस हुए। दीज फीचर्स reappear in the 19th century in works of early sociologists। और ये जो भी जितना काम है आपको दिखता है, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट जो थे 90s के टाइम के, उन्होंने जो चीज़ें देखी, ऑब्जर्व की और जो चीज़ें बताई गई हैं उनके बुक्स वगैरह में, तो उससे हमें पता चलता है। एफर्ट्स वर therefore made to classify different types of societies
on that basis, and that is instances types of pre-modern society such as hunter gatherer. ये चीज़ें आपने हिस्ट्री में पढ़ी है कि पहले हंटर गैदरर था इंसान, उसके बाद अग्रेरियन सोसाइटी आई, उसके बाद अग्रेरियन से चेंज होके नॉन इंडस्ट्रियल से फिर सिविलाइजेशन आया, नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सच एज द इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, जिसमें कि लोग पहले तो अग्रेरियन सोसाइटी और उससे पहले तो टाइम को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, बट जब से मॉडर्न सोसाइटी आई है यू कैन अंडरस्टैंड दैट अपने टाइम बचाने के लिए यू आर टेकिंग द फैसिलिटीज़, चाहे आप कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन ले लो, जो इन्वेंशंस हुई हैं, या उसके बीच में जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ इस बीच में, तो वो सारी चीज़ों से सच एज इवोल्यूशनरी विजन एज्यूम दैट द वेस्ट वॉज नेसेसरीली द मोस्ट एडवांस्ड एंड सिविलाइज्ड। तो ये चीज़ें जो इवोल्यूशनरी चीज़ें हैं इसीलिए सोशोलॉजिस्ट भी बोलते थे, और हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो सोशोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ है वो यूरोपियन सोसाइटी से ही हुआ है, तो इसीलिए वो भी बोलते थे कि वेस्ट ज़्यादा मॉडर्न था और ज़्यादा एडवांस था और ज़्यादा सिविलाइज था अकॉर्डिंग टू दैट। सो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ वर ऑफन सीन एज बार्बरिक, या फिर उनको कहते हैं ना कि बार्बरिक इज लाइक नॉट दैट डेवलप्ड, नॉट दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट दैट सेंस ऑफ एक्सेप्टिंग थिंग्स, और बहुत मतलब अच्छी चीज़ें नहीं बोलती थी कि वेस्ट वाले ये चीज़ें बोलते हैं इंडियंस के लिए। इंडियन colonial experiences has to be seen in this light। colonial experience का मतलब हुआ जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किया, so that is called colony। So Indian sociology reflects this tension which go far back to the history of British colonialism and the intellectual and ideological response, जो कि आपने देखा होगा कि देवेंद्र सिंह ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और उसके अलावा अमर्त्य सेन ने भी काफ़ी कुछ जो भी थॉट प्रोसेस दिए हैं, एम श्रीनिवास और AR देसाई, जो दे आर द एक्चुअली प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट, जो कि हमारे पेपर 2 में UPSC के सिलेबस में दिया हुआ है। So go far back to the history of British colonial and the intellectual and ideological responses is too. Perhaps because of this backdrop, Indian sociology has been particularly thoughtful and reflexive of the practice. Chaudhary 2003. You will be engaged with Indian sociological thoughts. It concern and practice it greater deal in the बुक अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजी। तो उसमें ये चीज़ें बताई गई इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने जो भी अकाउंट्स को पढ़ा, जैसे GS घूरे के बारे में बोला जाता है कि जितने भी अकाउंट्स हैं 1920 से पहले के, चाहे आप वेदास ले लो, चाहे उपनिषद्स ले लो, एपिक्स हैं, महाभारत रामायण, और इसके अलावा जितने भी ट्रैवलर अकाउंट्स हैं वो सारा पढ़ के, और फिर GS घूरे ने अपनी जो भी सोशोलॉजी की थ्योरीज वगैरह दी हैं, और उसके अलावा चाहे उन्होंने रिलीजन पे बात करी हो चाहे वो कास्ट पे बात करी हो, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दोज अकाउंट्स एंड लिटरेरी सोर्सेज। ड्राइंग डार्विन्स आइडिया, जो डार्विन ने आपने देखा होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और डार्विन का जो भी इवोल्यूशन थ्योरी थी उस पे बेस्ड है सोशोलॉजी। एंड सोसाइटी वाज ऑफन कंपेयर्ड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें यही चीज़ दी गई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से सोसाइटी को कंपेयर किया गया, जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी इज डेवलपिंग लाइक दैट एंड इवॉल्विंग लाइक दैट ओनली। So this way of looking at society as a system of part, each part playing a given function, influenced the study of social institutions like the family and the school, and structures such as stratification. We mention this here because the intellectual ideas that went into the making of sociology have a direct bearing on how sociology studies empirical reality, कि किस तरीके से सोशोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ। इनलाइटनमेंट पीरियड आया, ठीक है, जब जिसमें आपने देखा होगा एक पुनर्जागरण 15th सेंचुरी के टाइम पे डार्क एज था, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन था सोसाइटी में, लोगों के पास स्पेशलिटी नहीं थी। जैसे सपोज आपके पेट में दर्द है तो एक ही नीम हकीम होता था, आपके सर में दर्द है उसकी दवाई भी वही देता था, आपके पैरों में दर्द है उसकी दवाई भी दे रहा है, किसी के हाथ पैर टूट गया उसकी दवाई भी वही दे रहा, तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, लोग बहुत अनएजुकेटेड थे। और उसके अलावा फ्यूडल सोसाइटी थी, उसमें बहुत सारे स्टेट 1 स्टेट 2 अभी हम आके पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आया
और यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आया फिर 17th सेंचुरी में, फिर 18th सेंचुरी में ये एवोल्यूशन हुआ, एम्फेसिस रीजन ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, एंड देयर वाज अनदर ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, जो कि फिर चेंजेस हुए 18th सेंचुरी, फिर आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसके बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन आया जिसमें जो राजा रानी को मार देते हैं लोग, और उसके बाद जो है वहां से स्टार्ट होता है एक न्यू एज, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फिर आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, सो फॉर सीन एज अ नेचुरल फिनोमिना बिगिन to seen as a social problem caused by the human ignorance or exploitation। तो पॉवर्टी किस लिए नेचुरल फिनोमिना में, अगर आप बोलोगे कि भाई कोई गरीब है, या तो कहते थे कि बहुत आलसी है, पैसा नहीं कमाना चाहता इसलिए गरीब है, लेकिन आपने ये चीज नहीं देखी होगी कि जो डाउन रिडन सेक्शन है, जो कि गरीब है एक्चुअली अभी भी प्रेजेंट सोसाइटी में, उसको ना तो पहले रिसोर्सेज मिले थे, अभी भी रिसोर्सेज मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं व्हाई द रिजर्वेशन हैज गिवन टू देम, एंड डो नॉट फील ऑफेंडेड, बिकॉज सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अभी का सिनेरियो क्या चल रहा है और हम किस तरीके की सोच रखते हैं। सो पहले मुझे लगता था जो ह्यूमैनिटिक्स के सब्जेक्ट है ना वो बस ऐसे ही होते हैं, बट आई वॉज रियली रॉन्ग, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे दैट्स नॉट दैट इजी, उसको समझना, उसको इनकलकेट करना इज नॉट दैट इजी। सो come to the point, poverty therefore could be studied and redressed. One way of studying this was through the social survey। तो पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब ये चीजें तो आपने देखी होंगी कि साउथ अफ्रीका, उसको देख लो, साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्रीज जो है इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, इतनी ज़्यादा, चाहे आपने देखा सोमालिया, चाड, और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें इतनी ज़्यादा गरीबी है, और बहुत सारे ट्रैवलर्स क्या देखते होंगे यूट्यूब में भी, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में दिखाया जाता है, बट वहाँ रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, बट ऑन द अदर साइड दे आर हैविंग लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि चाइना देता है, फिर वहाँ से निकाला जाता है जो भी रॉ मटेरियल है, वो एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में, और वहाँ से वो लोग पैसा बनाते हैं। तो एक फिनोमिना है जो कि ओवरऑल क्लासिफाइड है या मेजर्ड है। तो यू विल बी डिस्कसिंग दिस सर्वे इन चैप्टर 5, तो आगे की उसमें आगे बात करेंगे। थिंकर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न era was convinced that progress is knowledge promised the solution to all social ills। और अगस्त कॉम्ते ने बोला था, एंड अगस्त कॉम्ते द फ्रेंच स्कॉलर Auguste Comte, the French scholar 1789 to 1857, considered to be the founder of the sociology। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। बिलीव दैट द सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, उसके बाद द मटीरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, क्या क्या मटीरियल या फिर किस तरीके की चीजें हुई। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन अ न्यू डायनामिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटलिज्म आया, फिर दिस सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग आई पहले, सबसे पहले रिवॉल्यूशन में जो भी था स्टार्टिंग में, और डायनामिज्म आया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होने लगी। जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद मनी या कॉइन्स इन्वॉल्व हुए, तो कॉइन्स के थ्रू एक्सचेंज करने लगे कि आप मुझे 2 किलो चावल दे दो तो मैं आपको कुछ मोहरे दे दूं, या जो भी कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ था वो सारा कुछ करने लगी। फिर कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म लगा के पूरा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट हुई, एंड एटीट्यूड दैट इज न्यू एटीट्यूड्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंटरप्रेन्योर्स वर now engaged in the sustained systematic pursuit of profit। The market acts as the key instrument of the productive life। अब उनकी प्रोडक्टिव लाइफ, अब जब आपने कोई सामान बना लिया उसको बेचोगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उसके बाद चाहे कोई सामान हो, गुड सर्विसेज हो, लेबर हो, उसमें जो भी कमोडिटी एक्सचेंजेस हो, एंड इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ, तो ये सारी चीजें चेंज होने लगी। नाउ become the commodity whose good services and labor become commodity who was determined by the rational completely। The new economy was completely different from what is replaced। England was the center of the industrial revolution, जो कि हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ
understand how far-reaching change industrialization brought about, and we take a quick look at what life is pre-industrial England was like before industrialization. एग्रीकल्चर था, टेक्सटाइल वर द चीफ ऑक्यूपेशन, जो कि हाथ से बनाए जाते थे. आपने हथकरघा सुना होगा, इंडिया में भी ये चीजें होती थी. प्रोमिनेंट जो उससे पहले की जो अर्ली सोसाइटी थी इंग्लैंड में, तो मेनली जो स्पेशलाइजेशन नहीं था किसी चीज़ में, तो हाथ से ही काम करते थे, हाथ से बना रहे हैं. उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर में लोग अपना जो भी पूरा भरण पोषण करते थे. मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस लाइक आवर ओन इंडियन विलेजेस. तो पहले भी ऐसे होता था, पीजेंट्स एंड लॉर्ड सिस्टम था, ब्लैक स्मिथ थे, लेदर वर्कर थे, और उसके अलावा पॉटर्स. ब्रू सोसाइटी वॉज स्मॉल, हिरार्किकल जो भी स्टेटस था वो चेंजेस थे. तो ये सारी चीज़ें वही सेम सिस्टम वहाँ पे भी था. उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ न्यू ऑर्डर वॉज द डिग्रेडेशन ऑफ द लेबर का डिग्रेडेशन हुआ, क्योंकि जब थोड़ा मशीन जब आप देखते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो मशीन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है, और जो हैंडमेड काम वगैरह होता है उसको जब आपको बहुत फाइन क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी जो कि हाथ में जो है वो एक अलग हैंडीक्राफ्ट आता है, बट जब आप मशीन से बनाओगे ज़्यादा फाइन होती है. तो उनकी वजह से डाउनग्रेड होने लगा लेबर जो है और उसकी जो स्किल्स थी. रैचिंग द वर्क फ्रॉम द प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गाइड विलेजेस एंड फैमिली, बोथ द रेडिकल एंड conservative thinking were appealed at the decline of the status of common laborers, not to mention the skills craftsmen, जो भी मतलब उनकी जो स्किल्स थी वो खत्म हो गई. जैसे इंडिया में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेजों ने यहाँ का रॉ मटेरियल या कॉटन वगैरह यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ से फिर जो है मशीन से बना हुआ टेक्सटाइल वगैरह जो आता था, तो जिसमें कि गांधी जी ने बहिष्कार किया था जो फॉरेन क्लोथ्स वगैरह थे. तो उसकी वजह से जितने भी हैंडमेड चीज़ें होती थी उसका उस टाइम पे डिमांड बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वो सस्ता होता था और हैंडमेड जो चीज़ें होती थी वो महंगी होती थी. तो ये सारा कुछ ना ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पढ़ी होगी, वो भी यहाँ से पैसा जा रहा था और इंडियंस को पता नहीं चला. जब इंडियंस एजुकेटेड हुए तब जाके पता चला कि हाँ ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी चल रही है यहाँ पे. सो हिंदी फिल्म सॉन्ग ऑन द नेक्स्ट पेज कैप्चर्ड बोथ द मटीरियल एज वेल एज द, तो ये पूरा आपने देखा होगा कि वो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है. यहाँ पे इंडिया या यूरोपियन कंट्रीज में भी इतनी बुरी हालत है, लोग जो है ठीक से एक लाइवलीहुड नहीं चल रहा है. ये क्राफ्टमैन है, ये जैसे चारपाई वगैरह बना रही है, अगरबत्ती बना रही है, यहाँ पे लोगों के पास डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल ही स्लम एरिया की जो भी लोकेशन थी. अब यहाँ पे एक गाना दिया हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में CID मूवी का, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, कहीं बिल्डिंग कहीं. तो ये जो सॉन्ग था इसमें आपने देखा होगा कि एक जगह पे धारावी जिसे बोलते हैं, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम एरिया, तो उसी पे बेस्ड है आप ये कहोगे. उसके सामने ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा और एकदम कहते हैं ना एकदम चकाचौंध वाला मुंबई है और एक तरफ स्लम है. तो ये सॉन्ग जो है उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. प्रीफेस, डियर हार्ट, लाइफ इज हार्ड, हियर यू मस्ट वॉच वेयर यू आर. तो ये सारी चीज़ें चलती हैं कि भाई अब एक कॉन्टेक्स्ट है कि ए दिल है मुश्किल जीना कहाँ, कि यहाँ पे आप जी रहे हो, क्या करें, क्या कैसे जिए, आराम से चलो, हट के बच के जैसे भी है, बट हाँ अपनी लाइवलीहुड को चलाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप किस तरीके से चीज़ें करोगे. द मोस्ट ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन ruined एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड मशीन मेड गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वर नॉट absorbed in any extensively developed indigenous industries. और ये जो भी था उसका डिक्लाइन का प्रॉब्लम था कि अगर आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो आप क्यों महंगी लेना चाहोगे, जबकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे इंडिया की. सो द रूइन मास ऑफ दीज हैंडक्राफ्टमैन्स इन द मेन लुक ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर सब्सटेंसेस, AR देसाई बोलते हैं ये चीज़. तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है. अभी फैक्ट्रीज का जो भी है मैकेनिकल डिवीजन ऑफ द लेबर वो भी सही नहीं है. डिस्ट्रॉय द पीजेंट्स एंड आर्टिसंस एज वेल एज द फैमिली ऑफ लोकल कम्युनिटी. द फैक्ट्रीज वर परसीव्ड एज अ type of an economic regimation and
इसका जो भी मेन कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ मैं क्या है आपको। इतना ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा कि आप भी बोलोगे कि शायद बुक की लैंग्वेज पढ़ रही है, बट ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, कभी माइंड में ऐसा फील ना हो कि भाई हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। यहाँ पे कार्ल मार्क्स सबसे पहले तो बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या जो भी पूंजीपति हैं, जो भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो जो लेबर का कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ना कोई छुट्टी मिलती है उसको, ना ही जो 18 घंटे काम करता है, ना ही कोई इमोशनल जो है स्ट्रेंथ देते हैं, वो बस काम कराते रहते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। सो ही हैज़ डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 पार्ट्स, बुर्जुआज एंड प्रोलिटेरिएट। सो दिस इज लाइक द वर्किंग क्लास जो कि प्रोलिटेरिएट थे, और जो कैपिटलिस्ट थे दैट इज बुर्जुआजीज। So he potentially liberating here workers learned both collective functions as well as the concrete efforts for better condition। तो जब स्टार्टिंग में जो वर्कर्स थे उनको पैसा वगैरह मिलता रहता तब तो उनको अच्छा लगता था, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आइसोलेशन वाली कंडीशन आ जाती है, फिर जो है वर्कर एक्सप्लॉयटेड फील करने लग जाते हैं। और उसके अलावा अनदर इंडिकेटर ऑफ द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वाज द न्यू सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम क्लॉक एज अ बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्रूशियल एस्पेक्ट्स of this was the way in which in the 18th and 19th century the tempo of agriculture and manufacturing labor increasingly came to the set by clock and calendar in a way very different from pre-modern form of work। तो जो भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उससे पहले जो भी लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे उसमें, और ये जो प्रायोरिटी थी उसमें चेंज आया। टाइम क्लॉक भी आया कि भाई हर उसमें कि आप एग्रीकल्चर वाला जब काम करते थे आप टाइम नहीं देखते थे, बट यहाँ पे क्या आपको सैलरी मिल रही है, इससे ज़्यादा आप काम करोगे तो आप खुद भी एग्जॉस्ट हो जाओगे। और ऑन द अदर साइड द कैपिटलिस्ट रियली वांट टू वर्क यू मोर, तो 18, 19, 20 घंटे काम कराया जाता था लेबर से। सो प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म वर्क rhythms were set by the factories, such as the period of daylight, the break between task and the constraints of the deadlines or the other social duties. Factory production implied the synchronization of the labor. It began punctually, had a steady pace and took place for set hours and on particular days of the week. In addition, the clock injected a new urgency to work for both employer and employee. Time is now money. क्योंकि आपने एक सिंपल सी चीज़ देखो कि आपको कोई काम है, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो आप, ठीक है, आपके को सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली है और आपको बोला है कि ये मीटिंग आपको करनी ज़रूरी है। अब उसके लिए आप ट्रेन से तो नहीं जाओगे, अभी 2 दिन लग जाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर आप फ्लाइट से जाते हो, ऑल्दो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट अगर आप फ्लाइट से जाते हो आपका टाइम बच जाएगा, आप उस मीटिंग को ख़त्म करके आ जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड वंस यू विल गेट द गुड रेटिंग इन योर अप्रेजल साइकिल, तो आपको मनी मिलेगी। सो ऑन द अदर साइड दिस इज लाइक टाइम इज मनी। क्योंकि एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे उस टाइम पे होता था कि हाँ ठीक है, लोगों के पास बहुत टाइम होता था, बट नाउ थिंग्स हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज। टाइम जो है मनी हो गया है, और जो भी आप काम करते हो आर्ली बेसिस पे, यूरोपियन सोसाइटी में तो अभी भी ऐसा ही होता है कि आप पार्टली बेसिस पे या आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और उसी के हिसाब से आर्ली बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा है। सो व्हाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। मेन चीज़ कॉन्टेक्स्ट थी कि सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा था यूरोपियन सोसाइटी में, उसके बाद टर्मोइल्स आए, वहाँ पे ही चेंजेस आया। 18-19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन आया, जिन्होंने डेमोक्रेसी जो है वहाँ पे स्थापित हुई। लोगों ने जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था राजा के द्वारा वहाँ पे कि लोगों ने इतने ज़्यादा जो भी टैक्सेस वगैरह लगे थे कि उसको इतने परेशान होके तंग आके उन्होंने राजा और रानी को मार दिया। तो वहाँ से जो पूरा रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ यूरोपियन सोसाइटी में, और यही से फिर जो भी अपने आउटर वर्ल्ड में जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए हम जो है सोशियोलॉजी को वहाँ से पढ़ते हैं। जो अराइज हुआ सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट बना वो भी अगस्त कॉम्ते ने वहीं से स्टार्ट किया, ही वॉज फ्रॉम देयर ओनली, सो वेस्टर्न वर्ल्ड से।
तो इसीलिए बोला जाता है, एंड दैट्स वाई दिस इज द नीड एंड बिगिनिंग ऑफ द सोशियोलॉजी, एंड वी आर स्टडिंग यूरोपियन सोसाइटी. Indian society within its colonial past and incredible diversity in its distinction, the sociology of Indian reflect this. Why focus on Europe of that time? Why it is relevant to start there? The answer is relevantly simple. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है. इंडियंस आर क्लोजली लिंक्ड विद द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज उन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, कितने दशक, कितनी सेंचुरीज उन्होंने हमारे ऊपर राज किया. तो उनकी सोसाइटी का इन्फ्लुएंस तो ऑफ कोर्स हमारे ऊपर आएगा ना. आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग किया जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, चाहे रेलवे ट्रैक्स ले लो, चाहे बहुत सारी बिल्डिंग्स ले लो, आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1935 के एक्ट से 200 से ज़्यादा प्रोविजंस लिए गए हैं. तो अब बताओ कि जो इंडियन सोसाइटी है, सोशियोलॉजी को जो पर्सपेक्टिव है वो हमें पहले वहीं से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सोशियोलॉजी को समझ पाएंगे. ठीक है, तो यही रीजन है वाई वी आर स्टडिंग सोशियोलॉजी फ्रॉम यूरोप स्टार्टिंगली, एंड देन वी विल जंप इनटू द इंडियन सोसाइटल सिस्टम. तो इसीलिए पेपर 1 को पहले पढ़ा जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद जब आप पेपर 2 पे जंप करोगे तो फिर चीजें ऐसे स्मूथली चलेंगी, बहुत ही ईजी. साइंस का कंपैरिजन इकोनॉमी से, साइंस का कंपैरिजन सोशियोलॉजी का कंपैरिजन इकोनॉमी से, फिर सोशियोलॉजी का कंपैरिजन साइंस, फिर एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी का कंपैरिजन है जो है हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी का कंपैरिजन ज्योग्राफी से, डिफरेंट सब्जेक्ट से होता है. तो इसी वजह से नीड है कि यूरोपियन सोशियोलॉजी को पहले पढ़ा जाता है. सो आर के लक्ष्मण Travelgue of Mauritius brings home the presence of this colonial and global past, and here Africans and Chinese, Biharis, Dutch, Persians and Tamils, Arab, फ्रेंच एंड इंग्लैंड, ये सारे जो भी लोग थे एक साथ आते हैं. और उसके बाद इंडीड फ्रॉम मद्रास आई स्पीक टू हिम विद तमिल एंड सरप्राइजिंगली surprises me by responding in a frequently managed English with a heavy French accent. तो ये चीज़ें ग्लोबलाइजेशन से भी पता चलती हैं कि आप बहुत सारे देखा होगा कि यूपी से हैं, बिहार से हैं लोग, कनाडा जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज आराम से सीख रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है. वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है. On the other side, capitalism and its global but uneven transformation of society. कैपिटलिज्म 17 से 19 सेंचुरी में जो भी चेंजेस हुए, एस्टैब्लिशमेंट, 24 मिलियन अफ्रीकन्स वर enslaved and 11 millions of them survived the journey to the Americas in one of a number of great movement of population that features in modern history. They were plucked from their existing home and culture, transported around the world in appalling condition and put to work in the services of capitalism. Enslavement is a graphic example of how people were caught up in the development of modernity against their will. The institutions of slavery declined in the 80s, but for us in India, it was in the 80s that endangered labor was taken in ship by the Britishers to running their cotton and sugar plantation in the different lands such as Suriname, South America, and in the West Indies and the Fiji Island. Versus Nepal, the great English writer who won the Nobel Prize, is a descendant of one of those thousands who were taken to land they had never seen and who died without being able to return. पूरा कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं 17 से 19 जो सेंचुरी थी, 17 to 19 सेंचुरी, जो भी चीज़ें हुई, जो स्लेवरी सिस्टम था अफ्रीकन पीपल का, वो कम करना किस तरीके से चेंज हुआ. 11 लाख मिलियन, जो भी 11 मिलियंस ऑफ सर्वाइव द जर्नी टू अमेरिकाज. उसके जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से एग्जैक्ट जितने भी लोग थे, सपोज जो एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, अगर आप उनको एक जगह से
हटा के दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हो तो उनका कल्चर वहाँ से डिस्ट्रॉय होता है। ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा उनके जो भी होम्स थे वहाँ से उनका एग्जिस्टेंस हट जाता है। तो 18th सेंचुरी में जो भी इंडेंजर्ड लेबर थी, क्योंकि वहाँ तक पर तो खत्म हो गया था स्लेवरी सिस्टम 90s तक, 17 से 19 के बीच में, लेकिन इंडिया में तब भी होता था कि इंडियंस जो ब्रिटिशर्स थे इंडियंस को ले जाते थे बहुत सारे, जो भी अमेरिकाज साउथ अमेरिका में, उसके अलावा सूरीनाम में, और जो भी उनका टेक्सटाइल का बिजनेस होता था जो कि बहुत इजी होता था, और उनको फोर्स लेबर कराया जाता था, कोई पैसा नहीं दिया जाता, तो उनका इंडस्ट्री ऑफ कोर्स बहुत अच्छा ही चलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब उसके बाद ये छोटी सी जो भी स्टोरी दी गई थी कि बहुत सारे लोग अलग अलग एथनिसिटी के मिलते हैं और उसके बाद उनका जो भी कॉन्वर्जेशन होता है। ग्रोथ ऑफ द सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बात करी, जीएस घूरे वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीज सोशियोलॉजी इन इंडियन पर्सपेक्टिव, कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करी। उसके अलावा द colonialism was an essential part of modern capitalism and industrialization. The writings of Western sociology on capitalism and other aspects of the modern society are therefore relevant for understanding social change in India. Yet, as we saw, this reference to urbanization, colonialism implied that the impact of the industrialization in India was not necessarily the same as in the West. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वेस्ट की जो कंपैरिजन में ये अलग था। एक तो क्यों हुआ ऐसा? कार्ल मार्क्स कमेंटेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जो भी चेंज हुआ, सबसे ज़्यादा एक तो आपने यहाँ पे जो हथकरघा वाला जो इंडस्ट्री था या जो क्राफ्टमैन्स थे उनका काम ठप करवा के यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा रहे हो, और स्पाइसेस का बिजनेस किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले तो आए तो बिजनेस ही करने थे, उसके बाद रूल किया ना उन्होंने। सो द ग्रेट वर्कशॉप ऑफ द कॉटन मैन्युफैक्चरर फॉर द वर्ल्ड, तो वो पूरा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर बन गए और इंडिया से पूरा माल ले जाके यहाँ से और सारा वहाँ पे ले जा रहे हैं बहुत ही कम दाम में। तो इंडिया की तो प्रॉब्लम होनी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसीलिए यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि उनका पूरा इंटेंशन था ब्रिटिशर्स का कि यहाँ पे डेवलपमेंट हमें नहीं करना। उसके अलावा नाउ बिकेम इन अनडेटेड विद इंग्लिश, तो इंडियंस को उन्होंने इंग्लिश सिखाने की कोशिश करी, फिर सीखे। उसके बाद जब लोगों को पता चला कि नहीं ये तो कुछ और ही सिस्टम चल रहा है, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आ रही है जिसमें से बहुत सारे एमिनेंट लीडर्स थे, उन्होंने इस बारे में बात करी। So after this, own produce have been excluded from the England or only admitted on the most crucial term. Britishers manufacturers were poured into it at a small and merely nominal duty, to the ruin of the native cotton fabric once so celebrated. Marx 1953 cited in Desai 1975. तो ये जो 1853 में और 1975 में AR देसाई ने देखा, कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ें आपको मतलब पहले ही बता दी थी कार्ल मार्क्स ने, कि दो जो क्लासेस हैं बुर्जुआ और प्रोलिटेरियट। बुर्जुआजीज जो कैपिटलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो हमेशा लेबर का शोषण ही करेंगे। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों ना इक्वल हो जाएंगे। इसके अलावा AR देसाई ने भी यही बात करी कि इंडिया से मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट थे, मटेरियल था, वो ले जा रहे हैं और इंडिया जो है उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था इसका। सोशियोलॉजी इन इंडिया also had to deal with Western writings and ideas about the Indian society that were not always correct. These ideas were expressed both in the accounts of colonial officers as well as the Western scholars. So many of them, Indian society was a contrast to Western society. We take just one example here, the way the Indian villages are understood and portrayed as unchanging. तो इसमें सिंपल सा बताया गया सोशियोलॉजी, जो इंडियन सोशियोलॉजी है, इंडियन सोसाइटी वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि हमेशा से सही नहीं है। द आइडियाज वर एक्सप्रेस बोथ इन द अकाउंट्स ऑफ कॉलोनियल ऑफिसर्स एज द वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जो भी डिसाइड किया और डिस्क्राइब किया है। सो इन कीपिंग विथ कॉन्ट्रेरी विक्टोरियन evolutionary ideas, Western writers saw in the Indian villages as a remnant and survival from what we call the infancy of society.
They saw the 19th century India, the past of European society. Yet another advice of the colonial heritage of the country will countries like India is the distinction often made between sociology and social anthropology. So sociology, जो भी study of society, and anthropology is like man-made. So a standard Western textbook defines as the study of human groups and society, giving particular emphasis to the analysis of the industrialization world. Apart from this, the standard Western definition of the scholar social anthropology would be the study of simple society for non-Western and therefore the other culture. In India, the story is quite different. M.S. Srinivas maps the ट्रेजेक्ट्री. उन्होंने मतलब M.S. श्रीनिवास ने काफ़ी ज़्यादा करीब से देखा, जिसमें कि कंट्री सच एज इंडिया विच इज साइड इन डाइवर्सिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक थिंग, रीजन हो चाहे रिलीजन हो, सेक्टेरियन, एथनिक, ये सारी चीज़ें जो बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, तो उन दोनों में बटी हैं. एंड मेरिट्स अदर्स इन कल्चर एंड सोसाइटी सच एज इंडिया, द अदर कैन बी एनकाउंटर्ड लिटरली. तो एक दूसरे से एक तो इंटरकनेक्टेड हैं, कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं, और फिर उसकी स्टडी के लिए हम ये चीज़ें आगे देखेंगे. M.S. श्रीनिवास ने भी जो भी बताया है, बिकॉज ऐसा होता है कि दो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं मेनली जो थिंकर्स की. एक फंक्शनलिस्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं. तो M.S. श्रीनिवास जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं. वो बोलते हैं, जैसे फंक्शनलिस्ट तो बोलते हैं कि सोसाइटी का जो इफेक्ट है इंडिविजुअल पे पड़ता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थिंकर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा जो इंडिविजुअल है सोसाइटी पे भी उसी तरह से इफेक्ट डालता है, और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं.